आपका फोटो डायरेक्ट हो गया था और एलईडी हो गया था, 16 से बात की। बढ़िया, चलो हेड डालो। रेक्टिफायर अच्छे समझना, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, एक बार में बढ़िया समझ में आ जाएगा, सवाल कर लेंगे, अच्छे से इसको तैयार करना है। लेकिन रेक्टिफायर करता क्या है? इट कन्वर्ट्स AC सिग्नल into DC सिग्नल। AC सिग्नल into DC सिग्नल। ठीक है, अब 3 तरह के रेक्टिफायर होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। डायग्राम बना लीजिए। 12th बोर्ड में तो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब लिखने को आता है, अपन को तो वर्किंग समझ के न्यूमेरिकल आने चाहिए। बहुत अच्छे से 2-3 बार समझिएगा कि एक बार क्लियर हो गया तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। चलिए बोलो, इस तरह की फोटो आपको पहचाननी पड़ेगी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में ये एक डायोड है और एक लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ तो आपको लिखा हुआ है हाफ वेव, परीक्षा में सवाल में हाफ वेव लिखा हुआ नहीं होगा, चित्र बना हुआ होगा। आपको चित्र देखकर भी ये पता लगना चाहिए कि कौन सा रेक्टिफायर है, हाफ वेव। अब मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सर ये काम कैसे करता है, यूज क्यों करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ काम में आता है, क्या जरूरत पड़ गई, उन सब के जवाब आपको मिलेंगे। तो पहला छोटा सवाल, हम इसे कहाँ देख सकते हैं सर? अपने चार्जर के अंदर लगा रहता है। चार्जर जो अभी सबसे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। आप भी चार्जर के बिना नहीं रह सकते। मोबाइल का चार्जर नहीं हो, आप सोचो 2 दिन में आप बिल जाओ। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा भी महत्वपूर्ण चल रहा है, फर्स्ट नंबर पर वो चार्जर चल रहा है। तो आप सोचिए मोबाइल है महंगे से महंगा आपके पास, और 2 दिन चार्जर हटा दीजिए, जीवन आपको लगेगा सर खत्म है। अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो चल रहा है वो मोबाइल चार्जर है। आप खुद सोचो 48 घंटे चार्जर को हटा दो, आप बिल जाओ, रह ही नहीं पाओगे। बाकी सबके बिना आप रह सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी अभी टॉप मोस्ट चल रहा है वो है मोबाइल चार्जर। तो चार्जर के अंदर ये होता है। सर क्यों जरूरत पड़ी चार्जर के अंदर? बैटरी जो चार्जिंग होती है वो हमेशा डीसी से होती है। घरों में जो सप्लाई आती है वो क्या आती है? एसी सप्लाई। घरों में एसी आती है, बैटरी को चार्ज करना है तो हमको चाहिए डीसी। तो
रेक्टिफायर करता क्या, देखिए ऊपर, कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या काम में आता है, रेक्टिफायर। बात नंबर 1। सर ये क्या है, ये इनपुट सप्लाई, जिस सप्लाई को हम डीसी में बदलना चाहते हैं, ये हमारा एसी है। एसी इस तरह से चलता है, याद करिए, ये एसी सप्लाई है। हमें इसको किस में बदलना है, डीसी में। देख लीजिए, कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो जिस एसी को बदलना चाहते हैं वो हमने यहाँ लगाया है। सर ये क्या लगा दिया सर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हमारे घरों में सप्लाई आती है 230 वोल्ट की। अगर 230 वोल्ट सीधा डायोड पे लगा देंगे तो डायोड जलकर राख हो जाएगा, फूक जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पहले 230 से उसको कन्वर्ट करके 8 या 10 वोल्ट में लाते हैं, ताकि 8 वोल्ट 10 वोल्ट पर वो डायोड आसानी से काम कर सकता है। तो इसका क्या यूज है, वोल्टेज को डाउन करना, कन्वर्ट करना नहीं है एसी से डीसी, डाउन करना है 230 से 5 वोल्ट। क्यों 5 वोल्ट, क्यों, ताकि अपना डायोड काम कर सके। ये कौन है, पीएन जंक्शन, ट्रायंगल को पी एंड डंडी को एन। पीएन जंक्शन को कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं कब, जब ये फॉरवर्ड बायस में हो, या बोले Vx माइनस Vy पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। या इधर वाला पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, या Vp माइनस Vn बोला था। वापस इस डायोड को ओपन कर देते हैं कब, जब रिवर्स बायस हो। रिवर्स में मतलब Vx माइनस Vy लेस देन 0। क्या ये बातें सब क्लियर है? ये सब तैयारी कर रहे हैं कि टॉपिक समझने से पहले क्या क्या आना चाहिए। पहले डायग्राम समझा, आइए डायग्राम को एक बार और सुनिए ताकि डर हटे, चीजें समझ में आएंगी तो प्रश्न करने में मजा आएगा। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण होता है जो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में बदलता है। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि चार्जिंग हमेशा डीसी से होती है, तो हमें एसी को किसमें बदलना है, डीसी में। ये लगाई एसी सप्लाई जिसको हमें बदलना है डीसी में। ये कौन है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, घरों में 230 वोल्ट आ रहा है, अगर 230 वोल्ट सीधा लगा देंगे तो डायोड फूक जाएगा, तो पहले इसको क्या करते हैं, कम करते हैं। ये अपना पीएन जंक्शन है जिसकी पुरानी वर्किंग मैंने रिवाइज करा दी। फॉरवर्ड में होगा तो कनेक्टिंग वायर, रिवर्स में होगा तो ओपन। फॉरवर्ड में कंडीशन x माइनस y का पोटेंशियल ग्रेटर देन 0। ये कौन है, लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट चाहिए। क्या वर्किंग शुरू करें? आइए, वर्किंग 1 मिनट की है, शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, देखते जाइए। ये पहला हाफ साइकिल साफ साफ दिख रहा है, फर्स्ट हाफ साइकिल। पहले मस्ती से देखिए फिर लिखिएगा। फर्स्ट हाफ साइकिल, खुद बताइए साइकिल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब Vx माइनस Vy पॉजिटिव। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि साइकिल खुद पॉजिटिव साइकिल में है। बताइए Vx माइनस Vy पॉजिटिव, Vx माइनस Vy पॉजिटिव, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, मतलब डायोड को हटा दूं और यहाँ क्या लगा दूं, कनेक्टिंग वायर। बताइए जो इनपुट में वेरिएशन है, क्या वैसा का वैसा वेरिएशन यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो हो जाएगी, और सारा का सारा इनपुट वाला कहाँ मिल जाएगा, आउटपुट में, क्योंकि डायोड तो हट चुका है, कनेक्टिंग वायर। तो बताइए अगर मैं आउटपुट का ग्राफ बनाऊं तो आउटपुट में बिल्कुल ऐसा ही मिल जाएगा। आइए फिर से समझिए क्या हो रहा है, पूरा देखिए। इस पूरे पहले आधे चक्कर में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए पॉजिटिव, इसका मतलब ऊपरी सिरा हाई पोटेंशियल पर है, Vx माइनस Vy। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है तो डायोड हट चुका है, कनेक्टिंग वायर लग चुका है, तो जैसा जैसा इनपुट है वैसा वैसा आउटपुट है, करंट आपको मिलती जाएगी।
क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो यहाँ आउटपुट में वोल्टेज बढ़ेगा, कम हो रहा है कम होता है। बिल्कुल ऐसे के ऐसे कॉपी कंट्रोल कॉपी पेस्ट यहाँ हो जाएगा। बोलिए पहला आधा चक्कर हो के है क्या? अब देखना मजा आएगा, पेन का कलर बदल रहा हूँ। अगले आधे चक्कर में चिल्लाइए, नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव, क्या नेगेटिव क्या नेगेटिव? पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव हो गया। Px माइनस Py नेगेटिव, Px माइनस Py नेगेटिव, लेस देन 0, रिवर्स बायस। इस डायोड को हटाइए, क्या कर दीजिए? नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस में चला गया, रिवर्स बायस में चला गया। बताइए सर्किट ओपन हो गया, खुद बताइए करंट कितनी? करंट 0। इनपुट में तो वेरिएशन आ रहा है और आउटपुट में कुछ है ही नहीं। टाटा बाय बाय सी यू लाला, इधर को 0। क्यों 0 क्यों? क्योंकि देखिए डायोड इज रिवर्स बायस, हो गई वर्किंग खत्म। आप देख सकते हैं फिर अगला आधा चक्कर आएगा, फिर किसमें आएगा? पॉजिटिव, फिर वापस करंट आएगी, फिर टाटा बाय बाय सी यू लाला, फिर अब आपको नाम भी फील आ रहा होगा, हाफ वेव। हाँ सर, आधी ही वेव हुई, बाकी तो आधी खत्म हो गई। आशीष सर ये डीसी कैसे हो गया? सर ये डीसी नहीं हुआ अभी, इसके आगे फिल्टर लगाना पड़ेगा। पर ये बात तय है, ये यूनी डायरेक्शनल हो गया। कैसे यूनी? देखो यहाँ पहले करंट ऊपर जा रही थी, फिर साइकिल चेंज कर रही थी। यहाँ साइकिल चेंज ही नहीं हो रहा, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव 0। शब्द देखिए, आपने होशियारी करके जो करंट बाई डायरेक्शनल थी उसको क्या कर दिया? हाँ, अभी परफेक्ट डीसी नहीं बनी है, क्योंकि परफेक्ट डीसी तो ऐसी होती है। अभी इसके आगे फिल्टर भी लगाएंगे, वो भी हमारे सिलेबस में अभी पढ़ेंगे। और अभी क्या करा आपने? बाई डायरेक्शनल को डायरेक्शन में बदल डाला। बोलिए, नोट डाउन करिए, मस्त वर्किंग है। 2 बार और सीख लेते हैं। ये आउटपुट है। सोचिए अगर ये V0 तक जा रहा है तो क्या ये भी V0 तक ही जाएगा? बिल्कुल सेम वेरिएशन है, सेम वेरिएशन है। बहुत आसान है। लिखिए, पैसा मैं दे दूंगा। एक बार और समझाओ। पहले आधे चक्कर में कोशिश करिए बोलने की, पहले आधे चक्कर में डायोड फॉरवर्ड, अगले आधे चक्कर में डायोड रिवर्स। रिवर्स हो गया तो ओपन सर्किट हो गया ना भाई, वहां पे वो डेड क्यों हो गया ये समझ में आया? क्यों डेड हो गया? सर्किट ओपन हो गया, करंट फ्लो ही नहीं करेगी। हाँ हाँ हो सकता है ना। ये लड़की कह रही कि सर ये जरूरी तो नहीं ऐसा हो। सोचिए अगर ऐसा स्टार्ट हो रहा हो तो अब बताइए क्या होगा? फिर पहले आधे चक्कर में वो डेड होगा, फिर अगले आधे चक्कर में जिंदा होगा। क्या बात समझ रहे हैं? बात सही कह रही है। ये कह रही है कि सर जरूरी तो ना ऊपर से शुरू हो, नीचे से शुरू हो जाए तो नीचे से शुरू हो जाएगा तो पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा? रिवर्स। फिर क्या होगा? बिल्कुल संभव है। क्या ये बात हो गया है? अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है, वो भी समझते हैं, पहले नोट कर लीजिए लीजिए। हाँ, आउटपुट V0 थोड़ी ना होगा, बिल्कुल V0 ही तो होगा, वोल्टेज तो रहेगा ना, सेम V0 भी होगा।
हाँ, मतलब यहाँ V नॉट मिल रहा है, ये वाला, ये इसका आउटपुट है 5 वोल्ट वाला, ये वाला, ये 230 वोल्ट की सप्लाई लगे एसी, यहाँ कितनी आई 5 वोल्ट की एसी, ये 5 वोल्ट वाली एसी। अभी समझा, ये कौन है बता, 230 वोल्ट की एसी, पूरा बोल 230 की एसी, स्टेप डाउन के बाद 5 वोल्ट की एसी, ये 5 वोल्ट की एसी का चित्र है, सही है, और वो आउटपुट का चित्र। एक बार और क्लियर करो, आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। अब आप फिर रेक्टिफायर उसमें निकालो, ये चलो बढ़ो आगे। आप सुने, एक प्रश्न और बनता है इसमें, ये है आपकी इनपुट सप्लाई, और ये है आपकी आउटपुट सप्लाई। ये आउटपुट सप्लाई ऐसी थी। ठीक है, अब वो पूछा जाता है, बताइए आउटपुट फ्रीक्वेंसी वही रही या कम हो गई या बढ़ गई? तो जल्दबाजी, फ्रीक्वेंसी का संबंध है टाइम पीरियड से। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड की परिभाषा होता है एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। बताइए ऊपर वाले का एक पूरा चक्कर कहाँ हो रहा है? ईमानदारी से, क्या यहाँ हो रहा है? पूरा चक्कर यहाँ, पूरा चक्कर का मतलब होता है इसके बाद ये अपनी चीजों को क्या करेगा? रिपीट करेगा, ये पूरा चक्कर है। वापिस बोलिए, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, तो टाइम टी है। इसका बताइए पूरा चक्कर कहाँ हो रहा है? क्या यहाँ हो रहा है? नहीं, इसका भी पूरा चक्कर यही हो रहा है। ये पूरा एक साइकिल है भाई, इसके बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, इसके बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब आउटपुट का भी टाइम पीरियड वही है। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं होता। बहुत फेमस सवाल है, वो कहता है इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो बताइए हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 ही रहेगी अगर वो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो। सर ये रिपल शब्द क्या लिख दिया? रिपल का होता है चेंजेस। देखो आप, जो आउटपुट है उसमें जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब ये रिपल खत्म हो जाएंगी जब ये परफेक्ट क्या बन जाएगी? डीसी। जो परिवर्तन होता है वो रिपल कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर आप निपटाओ, सवाल नंबर 15 और 16। सवाल नंबर 15 और 16 वही ईएलपी में सॉल्व कर लीजिएगा। सवाल नंबर 15 और 16।
देखा ना? पंद्रह और 16 ट्राई करें। अब देखिए 15 मस्त सवाल है। 15 में मजे की बात है, उसने साइकिल कहां से शुरू किया है बताइए? नीचे से, समझ गए? और मजे की बात, भैया हाफ वेव रेक्टिफायर नाम ही नहीं दिया। अब आपको देखना चाहिए, एक डायोड लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब बताओ, जब ये नेगेटिव में होगा बच्चों, तो बताओ फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। फिर अगले आधे चक्कर में पॉजिटिव हो गया तो फॉरवर्ड। बताइए कौन सा ग्राफ आएगा? कितना बढ़िया छोटा सा प्रश्न है, AIEEE में आया हुआ है। वापस बता देता हूँ सर, समझ नहीं आया क्या हुआ, वापस देखो। पहले चक्कर में बताओ, पहले आधे चक्कर में नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन 0, तो क्या मिलेगा इसको? ओपन सर्किट मिलेगा, करंट फ्लो ही नहीं होगी, 0 आंसर है। उसके बाद और उल्टा हो गया ना, उसमें ऐसा क्या हुआ? पहले पॉजिटिव मिल रहा था इसलिए पास हो गया, नेगेटिव वाला खत्म हो जाता है। यहाँ भी तो जो नेगेटिव वाला है वो खत्म हो गया, जो पॉजिटिव वाला है वो पास हो गया। क्या बात समझ में आई? 16वां और गजब है सवाल, थोड़ा दिमाग वाला सवाल है। 16वां देखिए, एक लगाते चलिए। 16वां देखिए, 16वां देखिए, दिमाग लगा ना 16 में। उत्तर भी देख लेना, फिर वापस सोचना, रिवर्स सोचना, शायद कहीं से क्लू मिले। अब बताओ क्या हुआ? सबसे पहले बताओ, क्या हाफ वेव रेक्टिफायर है क्या? हाँ हाफ वेव है, तो ऐसा मिलेगा। ठीक है सर, ऐसा मिला। और इसमें देखो रेजिस्टेंस 2 लगे हुए हैं, तो जो आउटपुट मिलेगा वो 2 बच्चों में बटेगा। दोनों बच्चे बराबर बराबर के हैं, तो आधा आधा बटेगा। इनपुट 10 वोल्ट का है, तो आउटपुट 5 ही आएगा। बताओ कौन सा आंसर? कितना बढ़िया सवाल है, देखो छोटा और ट्रिकी। पहली बात तो बताओ, हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर भाई बोल ही नहीं रहा, बदमाशी देखो उसकी। उसने कहीं हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम ही, इसलिए मैंने आपको कहा ये फोटो आपको चमकनी चाहिए। एक डायोड, एक रेजिस्टेंस, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। 15वें और 16वें दोनों में उसने हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं बोला, और चित्र से आपको समझ में आना चाहिए। 16वें में वो 10 का 5 क्यों हो गया? क्योंकि 2 लोग थे, 2 बच्चे हैं, तो आउटपुट कितना बटेगा? 2 भागों में बट जाएगा। और सर आधा आधा बराबर ही क्यों बटा? दोनों रेजिस्टेंस बराबर है। सर अलग अलग होते तो क्या होता? तो वोल्टेज डिवीजन टेक्निक से अपन करते। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए दोनों अच्छे सवाल हैं। 15-16 हाफ वेव की क्या क्लियरिटी आ गई? आइए नेक्स्ट बढ़िए, फुल वेव रेक्टिफायर। अभी और जल्दी समझ में आएगा। एंड डालिए फुल वेव रेक्टिफायर।
कितने डायोड आ गए बताइए? दो, D1 और D2। रेजिस्टेंस आ गया बीच में, ये बिल्कुल बीच में होता है, इसे बोलते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। बीच में बिल्कुल कनेक्शन है, टेपिंग, सेंटर टेप। देखो बहुत आसान बात लिखेंगे, 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगी। 12th बोर्ड में तो पूरा बनाना पड़ता है, अपन को कौन सा बनाना है, बना हुआ आएगा, आपको सिर्फ आंसर देने होते हैं। आप ध्यान से देखिए, सेम वर्किंग है बिल्कुल। आप कुछ भी बोलना चाहेंगे तो आपको मजा आएगा, सेम वर्किंग है। ये इनपुट का वेरिएशन हो रहा है। बताइए पहले आधे चक्कर में क्या है? पॉजिटिव। बताइए पहले आधे चक्कर में पॉजिटिव, फर्स्ट हाफ साइकिल। बताइए Vx माइनस Vy पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब बड़ा कौन, x या y? x इज एट हाई पोटेंशियल। कैसा, ये कैसे पता चलता है? खुद ही देख लीजिए, दो संख्या को घटा के पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा कौन रहा होगा? Vx। इसका मतलब x हाई पोटेंशियल पे, y लो पोटेंशियल। मानते हैं? अब प्लीज बोर्ड पे देखें, हाई पोटेंशियल, मैंने इसको मान लिया हाई प्लस और इसको मान लिया लो। सही बात है। आप खुद देखना D1 किस में जाएगा? फॉरवर्ड। क्यों? P से फॉरवर्ड, P से रिवर्स। तो D2 तो चला गया रिवर्स में और D1 फॉरवर्ड में। देखना, आप मत करना ऐसी जैसी मैं कर रहा हूं। ये देखिए, बताइए करंट कहां से पास होगी, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से। कैसे पास होगी देखना, ऐसे। ये देखिए पूरी पास हो गई करंट पास। अब अगले आधे चक्कर में खुद होशियारी से बोलिए, क्या होगा ये? नेगेटिव। तो बताइए पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब बताओ नीचे वाला फॉरवर्ड बायस, ऊपर वाला रिवर्स बायस। ये देखिए पहले आधे चक्कर में D1 फॉरवर्ड में था,
और D2 रिवर्स में था, अगले आधे चक्कर में उल्टा हो जाएगा। अब बताओ करंट कहां से फ्लो होगी? करंट D2 से। ऐसे अब मजे की बात देखना, आउटपुट बनाओगे तो मन खुश होगा। आउटपुट ये D1 से आया, अब D2 से आया, जीरो नहीं हो रहा, अब D1 से, अब D2 से। देखिए आप नाम भी समझ में आ रहा होगा, फुल वेव, पूरी वेव आ रही है, पहले आधी आ रही है। एक मन में डाउट आता है, सर जैसा इनपुट आया वैसा आउटपुट आ गया, पर अगले चक्कर में तो इनपुट नीचे था, तो वहां इनपुट नीचे क्यों नहीं लाया? उसके पीछे लॉजिक सुनोगे तो मन खुश हो जाएगा। इस आरएल में बहने वाले करंट की दिशा नहीं बदली, ध्यान से देखो, जब ऊपर वाला कंडक्ट कर रहा था तब भी इस दिशा में कर रहा था, नीचे वाला कंडक्ट कर रहा है तब भी इसी दिशा में कर रहा है। बताइए आर में बहने वाली दिशा बदली या नहीं बदली? यूनी या बाय? देखिए आउटपुट ऊपर 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 ही मिलते थे, यस और नो? यस सर। लिख लीजिए, सिर्फ ये लिख लीजिए फर्स्ट हाफ का ग्राफ बना लीजिए आउटपुट का, 2-3 सवाल करके दिखाता हूं आपको, बढ़िया, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तरीके से आप समझ के तैयार कर सकते हो। और डाउट बताइए फुल वेव क्यों आया? क्योंकि पहले D1 कंडक्ट कर रहा है, फिर D2, फिर D1, फिर D2। अच्छा ऊपर ऊपर ही क्यों मेंटेन है? क्योंकि लोड रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन बदल नहीं रहा। चले अब देखिए, सेम यहाँ फ्रीक्वेंसी का सवाल बनता है और इंटरेस्टिंग अभी 2022 में ही आया था, एनसीईआरटी में भी है। ये इनपुट, ये आउटपुट, सोच के बताइए इसका साइकिल कहाँ पूरा हो रहा है? इसका यहाँ पूरा हो रहा है टाइम पीरियड, इसका बताइए कहाँ हो रहा है? क्या यहाँ पूरा हो रहा है क्या? इसके बाद रिपीट चालू हो गया, इसका टाइम पीरियड यहाँ पूरा हो रहा है, जो कि उसकी तुलना में आधा है। देखिए इसका मतलब हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट का जो टाइम पीरियड है वो वही रहा या आधा हो गया? टाइम पीरियड आधा हो गया, तो बताइए फ्रीक्वेंसी डबल, उल्टा चलता है। अभी 2022 में ही रिसेंटली आया है, एनसीईआरटी में अनसॉल्व सवाल भी है, टीएलपी में भी डाला है मैंने, आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल। अगर वो कहे इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है
इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और फुल वेव रेक्टिफायर है, तो आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी बताइए। आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी आएगी, बताइए। 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, ध्यान रखना। हाफ वेव में वही रहती है। बनी बात। सवाल नंबर देखिए 14 स्टार लगा लीजिए, नीट में आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हर तरह का सवाल है, इसलिए मैंने आपको कहा है सेमी और मॉडर्न की ईएलपी 2 बार भी करें तो फायदा है। एक एक सवाल आना चाहिए, इसलिए एक एक सवाल आपको क्लास में पूरा पूरा करवा रहा हूँ ताकि आपको डाउट नहीं रहे, क्योंकि अब फिर आप कहाँ इधर उधर भागेंगे। पूरा पूरा कॉपी में करा हुआ रहेगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर भाई। बताइए आंसर कितना आएगा? बढ़िया। अब कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो आपको पता चल गया, ऐसा आता है। तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी डबल है या आधी है? डबल है। कोई आपसे पूछे इसमें आरएमएस वैल्यू बताओ, तो आरएमएस वही वाली याद करो जो एसी में पढ़ाते थे, V0 बाय हाफ साइकिल में याद करो जो डीसी कंपोनेंट कहलाता है, वो याद है कितना आता था? 2V0 बाय पाई। एसी याद करिए, 2V0 बाय पाई आता था, आई होगा I0 बाय पाई। जबकि यही हाफ वेव रेक्टिफायर में ग्राफ ऐसा आता है। बताइए इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F या 2F? रिपल फ्रीक्वेंसी F। और इसका जब आरएमएस वैल्यू डिराइव करते हैं तो आता है V0 बाय 2। इसका जब डीसी कंपोनेंट डिराइव करते हैं तो आता है V0 बाय 5। सेम इंटीग्रेशन से आंसर आ सकता है जैसा हम चैप्टर इसी में करवाते हैं। चलिए VDC क्या है ये समझ नहीं आ रहा, ये डीसी कंपोनेंट कहलाता है। बोले तो एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल, उसे हम बोलते हैं डीसी कंपोनेंट। ये शायद इसी चैप्टर में शायद क्या पढ़ा ही होगा, कोई क्या एफिशिएंसी कभी पूछी नहीं जाती, पर इसकी एफिशिएंसी डबल होती है उससे। इसकी लगभग 81% आती है, उसकी आधी होती है। आधी होनी भी चाहिए, देख सकते हैं आप। पर एफिशिएंसी नहीं पूछी जाती, नीट में नहीं है, पहले एम्स में और जेईई मेन में पूछा गया था सवाल। आप पन्ना पलटे तो आपको ये टेबल वहां मिली भी जाएगी। देखिए आप ईएलपी में पन्ना पलटी है, पेज नंबर 4 पे आइए, तो सबसे ऊपर यही टेबल बनी हुई है। देखो ये नोट्स कम न्यूमेरिकल वाली ईएलपी है, इसमें सब नोट्स, ईएलपी, क्वेश्चन सब सिस्टमैटिक जमे हुए हैं। अब 2 सवाल करिए इस पे आधारित।
हर कॉन्सेप्ट पे सवाल है, हर कॉन्सेप्ट पे सवाल है, आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है, बस रिवाइज करिए। 10 मल्टीपल सोर्स से पढ़कर परेशान मत होइए, एक ही सोर्स को 3 से 4 बार पढ़िए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। आप कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, और आधे अधूरे में भागते रहेंगे। रिवीजन पे जोर दीजिए, मैंने एक सोर्स कर लिया, अब इसका मुझे 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए पक्के तरीके से। अब आइए 12वां नहीं 13वां और 18वां दोनों निपटाइए। 13वां और 18वां। दोनों खुद करिए, पढ़िए, कॉपी में कर लीजिए, ईएलपी में कर लीजिए, एकदम ईएलपी भरी हुई होनी चाहिए, एक लगा हुआ पूरा सॉल्व करा हुआ तो वापस पढ़ने का मन भी करता है। 13वां और 18वां। यस सर। 13वां देखो साफ है, कौन सा रेक्टिफायर है बताओ? हाफ वे रेक्टिफायर। डीसी कंपोनेंट पूछा है तो सीधा आपको याद होना चाहिए, हाफ वे रेक्टिफायर में डीसी कंपोनेंट V नॉट बाय पाई। V नॉट कौन होता है बताइए? पीक वोल्टेज। बताओ पीक वोल्टेज कितना है? 10। उत्तर कितना आ जाएगा? 10। सीधा 18वां करिए, आज पूरा हो जाए। जेई मेन के सवाल करिए, मैं टेलीग्राम पे डाल रखे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यार सारे सवाल जेई मेन के सॉल्व हो रहे हैं, उससे क्या आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है। अपन को ऐसा लगता रहता है यार नए प्रश्न कैसे आते होंगे, नए प्रश्न कैसे आते हैं। तो जब आप नए प्रश्न भी देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा यार वही जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे टीम ने पढ़ाया है, वही सब कुछ पूछा जाता है। अब आइए 18वां, खुद करिए 18वां। अच्छे से देखिए कौन सा रेक्टिफायर है। इक्वेशन दे रखी है सर, इक्वेशन क्या काम की है? इक्वेशन से आपको वी नॉट मिलेगा। एसी चैप्टर का तड़का लगा दिया है उसने, थोड़ा सा एसी चैप्टर का तड़का लगा दिया है। इक्वेशन आपको याद हो तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो जो 220 है वो कौन है? V नॉट। डायरेक्ट ना देकर उसने इक्वेशन के रूप में दे दिया है। डायरेक्ट ना देके इक्वेशन बताओ, V नॉट कितना? 220। तो VDC कितना? V नॉट बटे पाई, 220 बटे पाई। पर वोल्टेज नहीं पूछा, क्या पूछिए? करंट। ओम्स लॉ, I बराबर V बाय R। 220 बटे पाई, R कितना? 2 किलो। तो 220 बटे पाई 2 किलो, तो 2 का पहाड़ा यहाँ कितना जाएगा? 110। 110 बटे पाई 10 की घात माइनस 3। 110 बटे पाई मतलब 3.14। अब आपको देख लीजिए, पूरा भागने की जरूरत ही नहीं है। 100 में 3 होता है तो 33 के आसपास आता है। अच्छा 35 मिली एम्पियर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आइडिया से सॉल्व हो जाता है। ठीक लगाते चलो 18। अब इनको वापस करना है कि एक दिन बैठे सेमीकंडक्टर डेडिकेशन 3 घंटे 4 घंटे लिए और ईएलपी 1 से शुरू हो रहे हैं, सारी थ्योरी सारे सवाल करते हुए कहीं कोई चीज नहीं आई समझ में, वीडियो भी रिकॉर्ड पड़ा है, इससे ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिल सकती है। पूरी ईएलपी नोट्स भी हैं, कॉपी में सारे सवाल भी हैं, कोई हिस्सा कम समझ में आ रहा है वो वाला वीडियो सुन लिया, आपको और क्लियर हो जाएगा। और टाइम देना पड़ेगा यार, 5 घंटे सेमीकंडक्टर के पीछे, और सर फायदा भी हो रहा है, 3 सवाल भी तो मिल रहे हैं सर, लालच भी दिख रहा है, ये मजा। चलिए आगे बढ़े। ब्रिज रेक्टिफायर, तीसरा रेक्टिफायर सिलेबस में नहीं है पर पुराने पेपर में आया हुआ है, इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं।
ब्रिज रेक्टिफायर, फोटो आपके दे रखी है, देखिए थ्योरी में भी दिया हुआ है पूरा। इसकी सेमीकंडक्टर की चारों ईएलपी ऐसे स्टेपलर लगा लो, स्टेपलर लगा के टेप लगा लो, ठीक है, पूरी एक बुकलेट बन जाएगी सुंदर सी। तो पूरा क्या आपको यही पढ़ना है 6-7 बार, अपने 3 साल तैयार हो जाएंगे। चारों ईएलपी को लेकर पिन लगा के वो कर लो, टेप लगा लो, ठीक है, बढ़िया सी बुकलेट बन जाएगी। सारे सवाल भी हो गए, थ्योरी भी हो गई, एकदम बढ़िया तैयार। मोबाइल में वीडियो लेक्चर भी है, हो गया एकदम शानदार तैयार। आप देखिए सवाल नंबर ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर की फोटो बना लीजिए, पेज नंबर 3 पे दे रखी है, ऊपर लिख भी दिया नॉट इन एनसीईआरटी, तो और ध्यान से पढ़ेंगे अपन। अब देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, मुझे पता है कि सिलेबस में नहीं है, पर ये सीखने से ना आपका हाफ वेव फुल वेव और मजबूत होगा। तो वो आपको और ऐसा लगेगा अरे सर ये तो बहुत ही आसान था हाफ वेव फुल वेव, क्योंकि जब कोई और कठिन चीज देख लेते हैं ना, आपने 2-2, 3-3 नंबरों के एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिए, तो 1 नंबर 2 नंबर के एडिशन तो ऐसे लगता है अरे सर ये तो चलते फिरते बच्चों के काम है। इसलिए एक लेवल ऊपर रख के पढ़ाया जाता है क्लास में, यार ये बात और सीख लो और बेहतर है। बना लीजिए। बना लीजिए। बोलो आओ देख ध्यान से समझना अच्छे से। सेम वर्किंग, अब पता तीसरी बार सुन रहे आपको, मतलब ये याद हो जाएगा जल्दी बैठे। बताओ पहले आधे चक्कर में पॉजिटिव, तो बताओ एक्स और वाई में वी एक्स बढ़ा, मतलब वी एक्स को पॉजिटिव मान लिया। अब फॉरवर्ड रिवर्स चेक करना सब लोग, फॉरवर्ड रिवर्स बताना, ये वाला चेक करो, पी से फॉरवर्ड, बोलो ये बताओ एन पी से रिवर्स, ये बताना नेगेटिव है, पी नेगेटिव से रिवर्स, एन नेगेटिव से फॉरवर्ड। आप कुछ मत करना, आप सिर्फ देखना फॉरवर्ड है, रिवर्स रिवर्स, ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वाले को तो वाई। यस बताइए करंट कैसे घूमेगी? करंट कहीं नहीं जाएगी, अरे जाएगी भाई, रास्ता मिल रहा है, देख ध्यान से देख, प्लस से इधर आएगी,
इधर इधर देखो क्या बात समझ में आई? कौन फ्लो करवा रहा है? D1 और D3, D1 और D3 देख लो। अब अगले चैप्टर में बताओ, अब खुद ही समझ पा रहे हो इतनी होशियारी से। जो फॉरवर्ड है वो रिवर्स हो जाएंगे, जो फॉरवर्ड है वो रिवर्स हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएंगे रिवर्स और ये हो जाएंगे कंडक्टिंग। अब बताना आप करंट कैसे जाएगी, करंट कैसे जाएगी, करंट कैसे जाएगी? अब नीचे वाला प्लस है तो यहां से शुरू होगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। बताइए क्या करंट की दिशा पलटी? क्या करंट की दिशा नहीं पलटी? पहले भी बताइए कहां से कहां जा रही थी? ए से बी जा रही थी। ये होशियारी है, पहले भी ए से बी जा रही थी, अभी भी। यही तो पंच लाइन है, करंट नहीं पलटी, इसलिए आउटपुट भी ऊपर ही आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब कौन कंडक्ट करा रहा है? D2 एंड बताइए। सिलेबस में नहीं है, कोई प्रश्न नहीं आया, बस ऐसी सीखा ताकि फुल वेव हाफ वेव और अच्छे समझ में आ जाए। आउटपुट किसके अक्रॉस लिया गया है बताइए? आउटपुट ए। अब ओरिजिनल चित्र वापस बना दीजिए। देख लीजिए, अब एक बढ़िया सवाल देखना, आउटपुट कहां लिया जा रहा है? अक्रॉस ए एंड बी, अक्रॉस ए एंड बी। और इसको बोलने का तरीका बताइएगा, किसके अक्रॉस? ए और बी के अक्रॉस, जहां दोनों डायोड के एन और एन मिल रहे हैं। देखो आप, इसका भी एन, इसका भी एन, वो वाला बिंदु, इसका भी पी और इसका भी पी। जहां एन एन पी पी मिलते हैं वहां से आउटपुट दिया जाता है। इनपुट यहां दिया गया था, तो बताओ कहां इनपुट देते हैं? जहां एक पी एक एन, एक पी एक एन, कुल 4 टर्मिनल है ना, 1 2 3 4, 2 पे इनपुट लगाया, 2 से आउटपुट लिया है। अपने ऐसे तो होता है, कोई आपने मिक्सी देखी होगी, तो मिक्सी के तार होते हैं, उसके आगे 2 वायर होते हैं, वो अपन ऐसे इसमें फीड कर देते हैं। याद करिए, इनपुट दिया, आउटपुट आ गया, तो 2 इनपुट या 2 आउटपुट कहां से लेते हैं वो बताइए? आउटपुट जहां दोनों के एन एन मिल रहे हैं, जहां दोनों के वहां से क्या लिया जाता है? आउटपुट। और इनपुट उसके अपोजिट वाले बिंदु से। एक सवाल देखिए जो एम्स का है, 17 नंबर देखिए, सोचिए 17 नंबर देखिए। नंबर देखिए, आउटपुट हमेशा कहां से लिया जाता है? जहां पी पी और एन एन मिल रहे हैं। खुद देखिए, बताओ आउटपुट कहां से आएगा? पी पी और एन एन मिलने चाहिए। बताओ आउटपुट, आउटपुट जहां पी पी और एन एन मिले, पी और पी ए पर मिल रहे हैं, एन और एन जी पर, तो आउटपुट लगाया जाएगा ए और बी पर। तो इनपुट बी और आउटपुट पहचान लो, इनपुट आउटपुट नहीं आ जाएगा। धीरे धीरे और बोलो हिंदी में, आउटपुट कहां से लिया जाएगा? आउटपुट इन किनारों पे लिया जाता है जहां पी पी और एन एन मिल रहे हैं, पी पी एन एन, वहां से आउटपुट।
बताइए। बढ़े आगे, आ जाओ। आप लिखें फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट। फिल्टर करता क्या है पता है? जो आपका आउटपुट आ रहा है रेक्टिफायर का वो ऐसा आ रहा है फुल वेव का, परंतु ये डीसी थोड़ी ना है, ये तो यूनिडायरेक्शनल है बस। डीसी में तो क्या रहती है, वैल्यू भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जो इसको डीसी में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। डीसी में क्या कर सके, कन्वर्ट। हम क्या करते हैं, जो रेक्टिफायर का आउटपुट आता है, ये रेक्टिफायर है, ये इसका आउटपुट आ रहा है, यहां लगा देते हैं कैपेसिटर, ये है लोड रेजिस्टेंस। मजे की बात है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी सीखनी है जो 7-8 लाइनों में एनसीईआरटी में दे रखी है। पर आप समझिए क्या हुआ, क्या है ये बताइए कि जो रेक्टिफायर का आउटपुट आया, ये आपने इनपुट दिया, रेक्टिफायर ने इसको कैसे बदल दिया बताइए, ऐसे 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 बदल दिया। अब ये अपन ने किसमें डाल दिया, एक कैपेसिटर में। एक कैपेसिटर किसके साथ पैरेलल में है, कैपेसिटर आरएल के पैरेलल में। अब इसकी वर्किंग सुनिएगा 2-3 बार तो दिमाग में बैठेगी। रिलैक्स ये है कि कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल बनता है, उसके लिए अपन को इसकी वर्किंग सीख लेनी चाहिए। डायग्राम बना लीजिए फिल्टर सर्किट। हाँ डायग्राम पूछा जाता है, कौन सा फिल्टर सर्किट है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। तो कैपेसिटर लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है। इंडक्टर वाले भी होते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, कभी इंडक्टर लगाते हैं, वो सब इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। अपने कैपेसिटर है, थ्योरी में उसने दिया हुआ है, यहाँ कैपेसिटर की जगह इंडक्टर भी लगा सकते हैं। इंडक्टर को सीरीज में लगाना पड़ता है, कैपेसिटर को पैरेलल में लगाना पड़ता है, वो सारा डिटेल में इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। अपने सिर्फ यही दिया हुआ है कैपेसिटर वाला फिल्टर। बोलो वर्किंग शुरू करूं? अब वर्किंग शुरू हो रही है, ध्यान से देखिएगा। चलो देखो, अब 2-3 बार सुनना, आराम से समझ में आ जाएगा। रेक्टिफायर का क्या ये वाला आउटपुट समझ में आ रहा है आपको? सुनना अच्छे समझो। इनपुट तो आपने दिया एसी, सुनना थोड़ी बात कठिन है। इनपुट दिया एसी, रेक्टिफायर ने उसको ऐसा बदल दिया, पिछले घंटे से समझ में आ रहे हो। ये रेक्टिफायर का आउटपुट है, परंतु इस सर्किट का ये इनपुट है। समझ लो, 3 बच्चे खड़े हैं, पहले बच्चे ने मेहनत करके पैसा आके दे दिया, तो ये मेरा आउटपुट है, परंतु दूसरे बच्चे के लिए वो इनपुट है। इसने 8 घंटे मेहनत करी, पैसा बनाया, फिर उसको आगे दे दिया। तीसरे बच्चे के लिए वो इनपुट हो गया। फिर इसने मेहनत करी, तो इसका जो आउटपुट है वो अगले वाले के लिए इनपुट है। नहीं आई बात समझ में? तो आपने इनपुट दिया एसी, रेक्टिफायर ने उसको ऐसा पल्सेटिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कहां जा रहा है, फिल्टर। अब देखिए क्या वर्किंग होगी, मजा आएगा, सुनना ध्यान से। 2-3 बार बोलूंगा। बताइए वोल्टेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? वोल्टेज बढ़ रहा है, 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 कहां तक पहुंच गया? पीक तक। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा
कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, चार्जिंग होगी चार्जिंग होगी चार्जिंग होगी चार्जिंग हो गई, ये पूरी चार्जिंग होगी, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। जैसे जैसे इनपुट का वोल्टेज बढ़ता जा रहा है कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, पैनल में लगा हुआ है, फटाफट उसने क्या कर दिया, चार्ज। अब मजे की बात है, अब इनपुट का वोल्टेज कम हो रहा है, अब ये चार्ज तो हो चुका, अब ये क्या होगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्जिंग याद करिए आपने कैपेसिटर में प्रवेश में पढ़ाई थी, आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग इज थ्रू लोड रेजिस्टेंस। तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट आपको पता हो तो टाउ बराबर होता है आरसी। हम चाहते हैं डिस्चार्जिंग धीरे धीरे हो, क्यों अभी समझाऊंगा। डिस्चार्जिंग धीरे धीरे हो मतलब टाउ ज्यादा हो, सोचो टाउ ज्यादा मतलब आर ज्यादा होना चाहिए, सी भी ज्यादा होना चाहिए। अब डिस्चार्जिंग धीरे उससे क्या फायदा होगा, डिस्चार्जिंग होगी तो बताओ वोल्टेज कम होगा या बढ़ेगा, वोल्टेज कम हो रहा है। जबकि इनपुट में क्या हुआ, इनपुट का वोल्टेज कम होके 0 हुआ और वापस से, अब बताइए जैसे ही बढ़ने लगेगा वो कैपेसिटर को फिर से चार्ज करने शुरू कर देगा, जैसे वो पीक पे पहुंचेगा फिर वापस क्या होगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज स्लोली करना है और चार्जिंग फास्ट। अब आप देखिए आउटपुट लगभग क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लगभग कांस्टेंट हो गया। आपने फिर समझा दो, देखिए दूसरी बार में समझ में आएगा, ठीक है, वापस समझना, इंटरेस्टिंग है, ऐसे पूछा नहीं जाता, कोई सवाल नहीं है और मजा आता है देखना। इनपुट बढ़ रहा है, कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ रहा है, ये वाली साइकिल बना देता हूं पहले, ये इनपुट, ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, जैसे ही पीक पे पहुंच गया, अब ये वाला क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी डिस्चार्जिंग होगी, पर डिस्चार्जिंग हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं। इतनी देर में जब आया तब ये फटाफट होके कहां आ गया, ऊपर आ गया। हम क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई रखते हैं। पूछो क्यों फ्रीक्वेंसी हाई क्यों करते हैं, ये फटाफट से अगली साइकिल में आ जाए ताकि यहाँ डिस्चार्जिंग बहुत कम हो, डिस्चार्जिंग बहुत, जैसे ही अगली साइकिल में आ जाएगा ये फिर से वोल्टेज को बढ़ाने लगेगा, जितना वो डिस्चार्ज हुआ होगा उसको वापस चार्ज कर देगा, फिर ये वापस डिस्चार्ज होने वाला होगा, इतने में घूम के वापस से ये, आप देखिए वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, देखिए आंसर बना हुआ वहां, देखिए वोल्टेज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप क्या चाहते हो, डिस्चार्जिंग धीरे धीरे हो या तेज हो, धीरे धीरे। क्या डिस्चार्जिंग धीरे धीरे से क्या फायदा होगा, फटाफट डिस्चार्जिंग नहीं होनी चाहिए ताकि वो तुरंत अपने साइकिल को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। नीचे एक सवाल दिया हुआ बहुत बढ़िया एनसीईआरटी एग्जाम क्लास का, मल्टीपल चॉइस है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा। मल्टीपल चॉइस है, लास्ट प्रश्न देखिएगा, मल्टीपल है। बताइए, मस्त सवाल है। आप क्या चाहते हो, डिस्चार्जिंग धीरे धीरे हो तो टाउ ज्यादा के लिए आर ज्यादा होना चाहिए, सी ज्यादा होना चाहिए और इनपुट की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, क्यों ज्यादा, क्या ताकि वो जल्दी जल्दी चेंज हो। कौन सा आंसर आएगा, 1 3। आप देखिए ELP नंबर 3, आराम से तसल्ली से देखिए। उन्नीस सवाल हो गए क्या, देखो आप देख लो, बढ़िया सारे हो गए तो क्या एक हैप्पीनेस रहेगी। सिलेबस 5 दिन पहले किया ना हमका था, पर समय थोड़ा सवाल कम होते हैं, अभी अपन ने सवाल सारे कर लिए अच्छे से, 5 दिन ज्यादा लगे, 29 फरवरी को भी खत्म कर सकते थे जो हमारा टारगेट था, पर उसमें क्या फिर कटौती करनी पड़ती, कटौती नहीं करी अपन ने, पूरे अच्छे से कर लिए। जैसे ELP 1 में बताओ कितने सवाल है, 1 में देखो कितने आपको रिवाइज करने, कुल कितने सवाल है बताओ, 10। 2 में बताइए, 2 में 9, 3 में 19, 38 सवाल हो गए आप देख।
38 से 38 पूरे अपने कॉपी में हो गए 1 2 3। अब बताइए 4 पे पूछेंगे आप। अब आइए ELP नंबर 4। रिवीजन भी होगा इसका अप्रैल में। आओ वो भी तो अभी आना बाकी है। रिवीजन में तो और आनंद आ जाएगा। मार्च के अंत में और अप्रैल में करवाएंगे। अभी करवा देंगे तो क्या फिर वापस रिवीजन कराना पड़ेगा। रिवीजन का भी रिवीजन दिन बहुत है अभी। जल्दी करवा दे। 52 दिन बच रहे भाई पूरे। अभी आपको लग रहा है जल्दी से जल्दी, अभी 5-7 दिन में आप घर पे पढ़ोगे बोर हो जाओगे। यही मिलते फिरोगे, अरे सर मुझे नहीं लगता सर यही आ जाते हैं सर, क्योंकि अपन को ऐसा लगता है पर जल्दी करा दो। अभी 10-15 दिन घर पे बैठोगे ना, कोई क्लास ही नहीं है, सर घर पे बोर हो रहा हूँ सर, मैं करूँ क्या, यही आ जाता हूँ। यही देखोगे सब ऊपर नीचे किसी फ्लोर में पढ़ते हो, नहीं सर यही पढ़ लेते, क्योंकि दिन बहुत है भैया, 50-52 दिन है। मॉडर्न सेमी 2 दिन में 3 दिन में रिवाइज करके पूरी किताब तैयार हो जाती है। 3-3 4-4 बार रिवीजन हो जाता है। इस समय बहुत है। चलिए देखें, डालिए ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट लगा लो, इस पे सवाल आता ही है। अभी जेईई में भी 3 प्रश्न आए ब्रेक डाउन में, अलग अलग पेपर में। बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से समझ में आ जाएगा। ब्रेक डाउन तो आज ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब क्या बचेगा बताओ? सोलर सेल बस, ठीक है। तो कल सोलर सेल पढ़ लेंगे। तो कल का पूरा लेक्चर में क्या करेंगे फिर? तो पूरे लेक्चर में कल अपन उसके मॉडल के न्यूमेरिकल और कर लेंगे बच्चे बैठे, है ना। तो कल अपन क्या करेंगे, पहले में तो मॉडल पढ़ेंगे, दूसरे में 15-20 मिनट में सोलर खत्म कर लेंगे, और 1 घंटा बच जाएगा, जल्दी सिलेबस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल ज्यादा कर लेंगे मॉडल। सही बात है। तो कल अपन मॉडर्न आराम से दोनों लेक्चर में मॉडर्न पढ़ लेंगे, सोलर खत्म कर लेंगे आधे घंटे में, ELP 1 2 3 4 पूरी देख लेंगे अच्छे से, कोई क्वेश्चन नहीं रह जाए, फिर इसको खत्म करके मॉडर्न के ELP करा दूंगा सारी। तो कल अपन इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या होता है आप समझिए, ये रिवर्स बायसिंग में होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना भी बढ़िया है और प्रैक्टिकल पर्पस है इसका। रिवर्स बायसिंग में होता है। अब सुनते जाइएगा, मस्त मजे आएंगे, और जितनी बातें समझ लोगे उतना बढ़िया है। ये है साहब V वर्सेस I में ग्राफ। ये फॉरवर्ड वाला याद है आपको? तो ये याद है, ये किस वोल्टेज पे एकदम तेज भागता है? नी वोल्टेज पे, याद है? जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज 0.3 होता है, सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट। जैसे ही एक्सटर्नल वोल्टेज पैरेलल पोटेंशियल से ओवरकम करता है, सर्किट में करंट अचानक से राइज हो जाती है। ये सब पढ़ चुके हैं, पर ये नहीं पढ़ना है। अब मजा है रिवर्स में। रिवर्स में आप बताइए, करंट बहुत कम होती है, पूछो कारण क्या है? रिवर्स में करंट फ्लो होती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्योंकि नाम ही माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी तो करंट बहुत कम होती है, ड्रिफ्टिंग करंट जो होती है। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, पर आप देखिए करंट में ज्यादा चेंज भाई, एक वोल्टेज ऐसा आता है उसके बाद तो मामला खत्म हो जाता है। आप देखिए इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर अचानक से कुछ ऐसा तबाही मची कि सर्किट में करंट बढ़ती चली गई, पर मजे की बात है वोल्टेज नहीं बढ़ा। देखो इसी वोल्टेज पर करंट लगातार बढ़ती जा रही है, कीपिंग VZ voltage constant, current continuously increasing, and this is called breakdown. क्यों होता है वो समझेंगे, और इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, जेनर वोल्टेज। बहुत अच्छे से समझिएगा, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। जेनर वोल्टेज तो एट VZ करंट excessively high, ये रिवर्स मैकेनिज्म में ही होता है।
क्या हो जाता होगा भाई, अंदर तो कोई देख नहीं सकता, हम सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं क्या होगा, क्योंकि ये हमें कहां दिखाई देता है, रीडिंग में, अमीटर वोल्ट मीटर में। तो करंट अचानक से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। करंट किसी ने थोड़ी देखी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी देखा है, आपको तो सिर्फ अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग देखते हैं। उस रीडिंग से फिर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि ऐसा हो रहा होगा। बढ़े क्या आगे? अब पढ़ते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड में हैवीली डोप किया जाता है। हैवीली डोप का मतलब समझते हैं, जो अशुद्धियां मिलाई हैं वो बहुत ज्यादा है, जो विड्थ और डिप्लीशन लेयर होती है वो बहुत कम होती है। मंडे को कुछ भी नहीं है, कल पूरा हो जाएगा अच्छे से। एक्स्ट्रा 1 घंटा बच रहा है तो हम तो 1 घंटे की छुट्टी नहीं करना चाहते, अपन चाहते हैं उसमें भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाए, तो क्या डाउट वगैरह नहीं रहे, ईएलपी वगैरह पूरी सॉल्व हो जाए। जेईई मेन के क्वेश्चन भी करा दूंगा 2024 से, समय बचेगा तो क्या परेशानी नहीं आती कि आप 100% ईएलपी हो गई है, मॉडर्न की, सेमी की। ये चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग है और आसान है। चलिए शुरू करो। तो जेनर डायोड में क्या क्या खासियत है, हैवीली डोप करते हैं, उसकी डिप्लीशन लेयर बहुत कम होती है। अब आप सुनो क्या होता होगा, सुनते जाओ। ये P है और ये N, कौन से में काम करता है, बार बार बोलो, रिवर्स में ही होता है ये। फॉरवर्ड में तो नॉर्मल डायोड ही बनेगा, वो रिवर्स में ही है। तो देखो रिवर्स में जोड़ना है PN से, देखिए रिवर्स में ही जोड़ना है, और ये जो विड्थ है वो बहुत कम है। देखिए अब जैसे ही आपने रिवर्स वोल्टेज लगाया, ईमानदारी से बताइए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आपको याद है, एन से पी याद है, या मोटे मोटे प्लस होते हैं या मोटे मोटे माइनस, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल बताइए, एक्सटर्नल बताइए, मजा आ जाएगा, ये भी इसी दिशा में होगी। ध्यान से देखिए, याद आ रहा है कुछ कुछ? अब बताइए ये फील्ड इतनी हाई हो जाती है क्योंकि V बराबर होता है ईडी, E बराबर V बाय D। एक तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, प्लस डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी बहुत कम है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जबरदस्त होती है भाई, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनको चीर-फाड़ कर देती है, बॉन्ड को क्या कर देती है, तोड़ देती है, इलेक्ट्रॉन को खींच खींच के बाहर निकाल देती है। और सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सर्किट में अचानक से इलेक्ट्रॉन होल पेयर आ जाएंगे और सर्किट में करंट अचानक से बढ़ जाएगी। असर रीजन के सवाल बन सकते हैं, आराम से सुनिए। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई हो गई कि उसने सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड को ही तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन को खींच खींच के चीर-फाड़ करके बाहर निकाल दिया। सोचिए 10,000 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10,000 होल्स बन गए होंगे, तो अचानक से सर्किट में करंट राइज हो गई। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये केवल एक्सप्लेनेशन है, कोई जाके देख रहा होगा माइक्रोस्कोप से, हाँ देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ रही है, हमें तो सिर्फ क्या दिखता है, करंट का बढ़ना। फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, सब लोग सहमत होते हैं, फिर वो पब्लिश हो जाता है कि हाँ यार बात सही है। 10 जगह एक्सप्लेन किया, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट अचानक से
इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा यार, कुछ में क्या सोचा जा सकता है, करंट बढ़ गई मतलब चार्ज कैरियर का फ्लो बढ़ गया होगा। और वो फ्लो कैसे बढ़ गया होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के बॉन्ड को ही रप्चर कर दिया, एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड एंड करंट इंक्रीजेस एक्सेसिवली। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स सो स्ट्रांग, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सो स्ट्रांग ताकि वो कोवेलेंट बॉन्ड को ही तोड़ देती है, रप्चर कर देती है, एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड एंड करंट excessively high at constant voltage Ez। ये जेनर है। एक और बोला जाता है एवालांच ब्रेकडाउन। एवालांच ब्रेकडाउन हमारे सिलेबस में जेनर ही है। एवालांच में क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन अलग होता है, उसमें डिप्लीशन की बिट थोड़ी ज्यादा होती है। तो वहां समझाने का तरीका होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जा जाके सिलिकॉन से टकराते हैं, कॉलिजन करते हैं, और कॉलिजन से वो एनर्जी ट्रांसफर करके सिलिकॉन के बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। दोनों में आउटपुट एक जैसा है, दोनों में करंट एक्सेसिवली बढ़ेगी, दोनों में इलेक्ट्रॉन होल पेयर भयंकर जनरेट होंगे, और समझाने का तरीका अलग अलग है। दोनों का मैकेनिज्म अलग है, एक जनरल मैकेनिज्म और एक एवालांच है। एवालांच में इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से चलते हैं और वो सिलिकॉन के एटम से जाके टकरा के अपनी ऊर्जा को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जेनर को कैसे बनाया जाता है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन तो ऐसा होता है, दिस इज नॉर्मल पीएन जंक्शन, पर जेनर को बनाते समय एक तो अच्छा मटेरियल ताकि वो जले नहीं, हाई टेम्परेचर पे हाई करंट पर अलग मटेरियल बनाया जाता है, और इसका सिंबल ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, इसे बोलते हैं जेनर डायोड। ये नॉर्मल है, ये जेनर है। बताइए ये सारी गतिविधि होगी कब, रिवर्स में या फॉरवर्ड में? रिवर्स में ही काम करेगा। फॉरवर्ड में तो एक नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है, रिवर्स में ये भयंकर शक्तिशाली हो जाता है। फॉरवर्ड बायस में तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही काम करता है, रिवर्स में ही ये जेनर ब्रेकडाउन की तरह काम में लिया जाएगा। अब प्रश्न ये आता है सर इसका फायदा क्या है सर, कहां सर इसको उपयोग में लेते हैं सर, सवाल कैसे होंगे 5 मई को, वो अपन आप देख लेते हैं। नोट लगा के लिखिए, जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये अपने आप में एक सवाल है। जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब आप सवाल नंबर पहला उतारिए, आराम से समझते हैं, एक दो सवाल हवा नहीं लगेगी, धीरे धीरे समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पहला और बहुत आसान सवाल है, आराम से डायग्राम बनाइए कॉपी में, तो इतना बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा ना, आपको एकदम मजा आ जाएगा।
किताबों में इसके फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं, एक भी फॉर्मूला मत याद करिएगा, बगैर फॉर्मूले में आपको सोच बता देता हूं कैसे किया जाता है। ये 10 वोल्ट क्या है? 10 वोल्ट है ये इसका जनरल वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल मानना है इसको, कहीं डायोड वायोड लेके पंगा नहीं, तरीका सिखाता हूं, आराम से करिए। 3 सवाल यहाँ करिए, घर जाके लेटेस्ट जेई मेन के सवाल करिएगा, सब बन जाएंगे। सब लोग बोर्ड पे देखो, तो ये 10 है, इसका मतलब क्या है? इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है? 10। क्या ये 10 का 10 यहाँ जाएगा? कारण बताइए। पैरेलल में है, एक एक लॉजिक बताइए, पैरेलल में 10 का 10 जाएगा। कुल कितना लगाया? 60 में से 10 ये खा गया, तो इस पर 50 आएगा। कुल तो 60 ही आएगा भाई, 10 ये खा गया तो इस पर 50। सवाल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब बताना, इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका वोल्टेज पता है, क्या यहाँ की करंट आ जाएगी? ओम्स लॉ, V बाय R, V 50, R 4 किलो, 50/4 12.5 मिली एम्पियर। इसकी बताना अच्छे से, ओम्स लॉ, V बराबर IR, I बराबर V बाय R, V 10 5 into 10 की पावर -3 5 मिली। और मजे से यहाँ आ गई 5 मिली, यहाँ 12.5, खुद दिमाग लगाओ, 12.5 में से 5 इधर गई, 7.5 खत्म। ये 7.5, ये 5, ये 12.5, सारी करंट आ गई। देखिए क्या क्या पूछा, देखो टोटल करंट भी आ गई, IL भी आ गया, IZ भी आ गया। सर ये फायदा क्या मिला? इसका फायदा मिलेगा, आप सोचना, कल को ये 60 वोल्टेज से होकर एकदम से रात को वोल्टेज बढ़ा 100 वोल्ट हो गया, यहाँ 10 ही रहेगा, यहाँ 10 रहेगा, तो यहाँ भी ये आपका कोई उपकरण है, कोई मोबाइल है या कोई सर्किट है जिसको आपको बचा के रखना है, ये 10 ही बना के रखेगा। क्यों? 100 हो गया था, यह 10 रहेगा, यहाँ बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगी, पर इस ब्रांच में करंट नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती बताइए? 10 कांस्टेंट मेंटेन्ड है, तो जो एक्सेसिव करंट होगी वो कहां से पास हो जाएगी? जनरल से पास हो जाएगी। आपको डायग्राम देखिए, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है जनरल पर, करंट तो कितनी भी बढ़ सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? और करिए, अब सवाल नंबर 2 करिए, अब ELP में ही करिए, इतने होशियार बच्चे हैं, अपन ELP में ही करेंगे। ऑप्शन गड़बड़ है पहले के, देखिए डिमांड ऐसी आई है कि पहले का आंसर गड़बड़ है, एक बार सब चेक करेंगे। कंट्रोवर्सी हो रही है, सही तो है गलत है, एक बार सब मिलाएं। करंट आई तो आया 12.5, IZ आया 7.5, तो 12, 12.5, 7.5, चौथा होना चाहिए भाई। थर्ड दे रखा है, चौथा होगा ना भाई, चौथा ही थर्ड दे रखा है ना पीछे। आंसर की में करेक्शन है, आंसर चौथा है पर पीछे करेक्शन है, आंसर की में करेक्शन है भाई, 1 का 4 आएगा, आंसर की में करेक्शन है, 1 का 4 आएगा, सही है। चलो अब दूसरा वही करेंगे, फोटो कठिन लगेगी पर आप करिए, हो जाएगा, करिए, कोशिश करिए, वही ELP में कर लें, ELP में ही कर लें।
VZ उसने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, पर कोई बात नहीं। ये 500, ये 1500। 2018 का सवाल है, 2024 के भी देखना आज टेलीग्राम चैनल पर है, करोगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ले आओ। अब देखो मौखिक बगैर किसी फॉर्मूले के करो, इतना मस्त। बताओ ये 10 तो क्या यहाँ भी 10? कारण बताओ। पैरेलल, और बढ़िया। 15 में से 10, खत्म हो गया सवाल। अब आपको इसकी करंट बता सकते हो, I बराबर V बाय R, V 5 अपॉन 500, 1/100 बोले तो 10 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। 10 मिली एम्पियर, ये हो गया। क्या इसकी बता सकते हो? इसकी बताओ। I बराबर V बाय R, V 10, R 1500, R 1500, 1/150 कितना होगा बताओ? 1/150 कितना होगा? 15। तो अपन इसको 0 ना काट के 2 से काट देता हूँ। 5 कितना? 6.67 मिली एम्पियर। ये याद है क्या? ठीक है। अब सोचो, यहाँ थी 10 और यहाँ 6.67 चली गई, तो इसके हिस्से में कितनी आई होगी? 10 माइनस 6.7। देखो कैलकुलेशन सही करी है क्या मैंने? वहां 10 आई, 10 में से 6.67 यहाँ चली गई। देखो तो उत्तर क्या आ रहा है? सही है क्या? एक और तीसरा, अब और कॉन्फिडेंस आएगा। फाइनल ठप्पा 30, इसलिए 3 सवाल लगाए और 2024 के भी दे रखे हैं, वो भी करके देखना। अब खुशी और बढ़ेगी, कह रहे सब सारे बन रहे। तीसरा अब खुद करना। तीसरा और मजे की बात खुशी क्या है पता है यार? कुछ फॉर्मूला ही नहीं रटना पड़ रहा है, जो मॉड्यूल में किताबों में दे रखा होता है। एक फॉर्मूला नहीं रटने की जरूरत है। हाँ कोई कर सकता है इसको? बताओ। यहाँ 50 तो यहाँ भी 50, 120 में 50 गया 70। अब तो ओम्स लॉ लगाओ भाई। इसमें बताओ ओम्स लॉ। V बराबर IR, तो I बराबर V बाय R, V 70, R 5, 14 मिली एम्पियर। यहाँ से 14 मिली एम्पियर निकली। यहाँ बताइए V बराबर IR, I बराबर V बाय R, V 50, R 5 मिली एम्पियर। यहाँ 5 आ गई, तो सोचो 14 में से 5 जेनर डायोड में। कल 2024 के करके दिखाऊंगा। बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं आती। आप 5-6 कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आगे बढ़ो। इसमें क्या 3 हो गए? अब एलईडी के दोनों हो गए। देखो चौथा पांचवा हो गया एलईडी का। छठा सातवां फोटो डायोड का। अब अपने सिर्फ क्या बचा है? सिर्फ सोलर। तो कल अपन सोलर सेल पढ़ लेंगे और बचे हुए समय में प्रैक्टिस करेंगे। तो कल इसको बढ़िया अच्छे से एकदम शानदार पढ़ेंगे। चारों ELP हो गई, क्वेश्चन हो गए, थ्योरी हो गई, सब बढ़िया हो गया। और कल इसको खत्म करके कल मॉडर्न की अपना खत्म हो जाएगा। मॉडर्न की भी खूब सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे, ELP लेके आना और अपन ELP मॉडर्न की पूरी कर देंगे। चलिए धन्यवाद। ना फर्स्ट डे क्लास के पहले सबसे